नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कोर्स कर चुके हैं खोजों का काल और पुनर्जागरण काल। खोजों का काल में हमने वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलिन, कैप्टन कुक को पढ़ा था, उनकी जो यात्राएं थी उनके बारे में पढ़ा था, मैप्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करी थी, तो आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और अब हमने जो पुनर्जागरण काल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जो बेसिकली जो पुनर्जागरण काल के जितने भी जो थिंकर थे, ज्योग्राफर्स थे, वो सारे जर्मन ज्योग्राफर्स थे। तो उसमें हमने बर्नहार्ड वरेनियस को पढ़ा था, क्लीवर या क्लूवेरियस को पढ़ा था, पीटर एपियन को पढ़ा था। तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे इमैनुअल कांट को। तो जो आधुनिक जो काल है उसमें बर्नहार्ड वरेनियस और इमैनुअल कांट का जो काल है उसको भूगोल का चिरसम्मत काल कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इमैनुअल कांट और बर्नहार्ड वरेनियस बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे और इनके काम से ही आगे सिस्टमेटिक जो नॉलेज है, जो एक नींव बनी, आधार बना भूगोल को स्टडी करने का। तो बर्नहार्ड वरेनियस और इमैनुअल कांट अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको एज ए गाइड, इनको आगे फिर इनके ही फॉलोअर हुए जितने भी अपने रिक्टर, हम्बोल्ट, जो भी अपने पढ़ेंगे, हर्टशॉन है और हेटनर है, जितने भी आगे पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ इनका है, उन पे प्रभाव रहेगा। तो हम आज इमैनुअल कांट को डिस्कस करेंगे और आपको ये याद रखना है कि इमैनुअल कांट और बर्नहार्ड वरेनियस जो है इनका काल है वो भूगोल का चिरसम्मत काल कहा जाता है। आधुनिक काल में इनका काल भूगोल में चिरसम्मत काल, क्लासिकल टाइम पीरियड कहा जाता है। तो आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट है, उनका जो टाइम है इमैनुअल कांट जो है उनका जो टाइम है वो 1724 से 1804 है। और इनका जो जन्म है वो वर्तमान में जो कालिनग्राद है, कालिनग्राद रशिया का पार्ट है, परूशिया भी बोलते हैं उसको, कालिनग्राद है रशिया है। रशिया का एक छोटा सा पार्ट है वो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया वाला जो पार्ट है बाल्टिक सागर के पास, वहां थोड़ा सा पार्ट है, उसमें कालिनग्राद नामक जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान रूस है। और इसको परूशिया भी कहते हैं, उस टाइम इसको परूशिया कहते थे, परूशिया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, परूशिया में हुआ था इनका जन्म, पर्शिया नहीं है, ये परूशिया है। पर्शिया, फारस या ईरान को कहते थे। तो रूस और कालिनग्राद, कोनिंग्सबर्ग था उस टाइम नाम, पर कालिनग्राद है वर्तमान नाम उसका। यहाँ मैं लिख देती हूँ कोनिंग्सबर्ग, कोनिंग्सबर्ग है जो प्राचीन नाम है वो कोनिंग्सबर्ग, और कालिनग्राद जो है वो वर्तमान नाम है, रूस का ही पार्ट है और बाल्टिक सागर के तट वाला जो क्षेत्र है वहां है। आप मैप में अगर एटलस में अगर आप टैली करना चाहो तो लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया वाला जो पार्ट है बाल्टिक सागर के तटवर्ती, वहां रशिया का थोड़ा सा पार्ट दिखेगा आपको, वहां ये लोकेशन है। तो आप इसको मैप पे टैली कर सकते हो, परूशिया या रूस। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इमैनुअल कांट जो थे वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और इनका जो योगदान है वो बहुत सारे क्षेत्र में देखेंगे अपने। तो बेसिकली ये क्या थे, दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्री थे या दार्शनिक थे। पर इनके जो अपने देखेंगे भौतिक जो भूगोल है, भौतिक जो शास्त्र है उसमें भी इनका बहुत योगदान है। खगोल विज्ञानी भी थे ये, भूगोल शास्त्री भी थे, भूगोलविद भी थे और प्राकृतिक विज्ञानी भी थे। बेसिकली ये मानव भूगोलवेता होते हुए भी इनका इतने सारे ब्रांचेस में अपने योगदान पड़ेंगे। और इन्होंने लॉजिक में भी बहुत काम किया, तर्क पे, ज्ञान के विकास पे, इस प्रकार से इन्होंने बहुत काम किया। और खगोल जो विज्ञान है उसमें भी इनका योगदान है। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो इन परिकल्पना है उसमें भी इनका योगदान है। तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना हमने देखी है, पढ़ी है, तो वो भी इनका योगदान है। और ये प्राकृतिक विज्ञानी थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे। तो इस प्रकार से ये एक प्रकांड विद्वान जो बोलते हैं उस प्रकार के व्यक्तित्व थे, पर्सनालिटी थी इनकी। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जर्मनी के आर्म चेयर या आराम कुर्सी पर बैठ के चिंतन करने वाले भूगोलवेता थे। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल में या सिस्टमेटिक भूगोल में कार्य करने पर बल दिया और अधिकांशतः भौतिक भूगोल पर बल दिया इन्होंने। सर्वप्रथम क्या था कि ये कोनिंग्सबर्ग में या कालिनग्राद में जो रहते थे वहीं इनकी शिक्षा हुई और इन्होंने फिर लैटिन भाषा सीखी। ये जर्मन थे, इन्होंने लैटिन भाषा सीखी और धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी है उसमें उसको विकसित किया।
और जैसे पहले लैटिन सीखी, फिर इन्होंने प्रोफेसर बने। ये प्रोफेसर बनने के साथ साथ इन्होंने खगोल विज्ञान में और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में अपनी प्रतिभा को विकसित किया। सबसे पहले ये थे दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र में इनकी रुचि थी, पर इनको भौतिक भूगोल में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो देखते हैं अपने इन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं। तो शोध विषय जो था, इनकी जो पीएचडी थी वो थे डी इग्ने ऑन फायर। ये पूछी जा सकती है आपको, इनकी जो पीएचडी थी वो 1755 में हुई थी। इन्होंने निबंध लिखा था। डी इग्ने ये जर्मन वर्ड है और ये ऑन फायर इसका इंग्लिश है। तो अपने जो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी यहाँ देखेंगे वो सारी जर्मन लैंग्वेज की होगी, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी उनको याद रखने में, पर आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इनकी जो बुक है या कृति बोल सकते हैं, कृति बोल सकते हैं, तो इनकी निबंध भी बोल सकते हैं, इसको निबंधों के रूप में थी ये। तो क्रिटिक्यू ऑफ प्योर रीजन जो 1781 में आई थी, क्रिटिक्यू ऑफ जजमेंट जो 1719 में थी, और क्रिटिक्यू ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में। तो आपको बेसिकली ये मिलेगी, इंपॉर्टेंट प्योर रीजन वाली है ये आपको मिल जाएगी। ये दो बहुत कम लिखी हुई मिलती है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रख के चलना, क्योंकि क्रिटिक्यू ऑफ प्योर रीजन ये तो सबको पता होती है। तो इसमें बेसिकली है भौगोलिक वर्णन है, इसमें भौगोलिक वर्णन। तो थोड़ा सा क्रिटिक्यू ऑफ प्योर रीजन को आप ध्यान में रख के चलना है आपको। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अपने इनकी निबंध या जो कृति है वो देख ली। नेक्स्ट इनके योगदान में हम देखते हैं कि कांट की मुख्य रुचि है वो भौतिक भूगोल में थी, और भौतिक भूगोल की प्रकृति मानव केंद्रित थी। यहाँ बहुत समझने वाला पॉइंट है कि इनकी रुचि भौतिक भूगोल में थी। बेसिकली ये थे दर्शन शास्त्री थे ये, और दार्शनिक का काम करते थे। दार्शनिक का काम होता है सोचना, विचारना। अपने जो कॉलेज में ये काम करते थे, तो इनका क्या है कि बहुत रुझान था पढ़ने लिखने में, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे एक्वायर किया जाए, प्राप्त किया जाए, उस हिसाब से ये काम करते थे। तो सैन्य प्रबंधन की, और आतिशबाजी विज्ञान है उसकी, रॉकेट साइंस की, और जो इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स में जो द्रव स्थिति की, द्रव गति की, द्रव का अध्ययन करना, इन सारी चीजों में इनको बहुत इंटरेस्ट था, और इन्होंने अपना जो नॉलेज है उस एरिया को बहुत वाइड कर लिया था। तो इनकी क्या थी कि मुख्यतः रुचि तो भौतिक भूगोल में थी, पर इनका कहना ये था कि भौतिक भूगोल है वो मानव केंद्रित होना चाहिए। भौतिक भूगोल का जो वर्क है वो सारा का सारा मानव सेंट्रिक होना चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए। तो ये इनका कहना था, ये बात इन्होंने ही कही थी सबसे पहले। तो इस पे अपने को थोड़ा फोकस रख के चलना है कि भौतिक भूगोल की प्रकृति है वो मानव केंद्रित तो होनी चाहिए, और प्रकृति से तात्पर्य भौतिक नहीं अपितु वस्तुनिष्ठ विश्व होना चाहिए। इसका मतलब था वस्तुनिष्ठ विश्व, और एक आएगा व्यक्तिनिष्ठता। तो आप इसको सेंटेंस को पूरा पढ़िए। प्रकृति से तात्पर्य, जो प्रकृति बताई थी इन्होंने, उसका तात्पर्य भौतिक नहीं था अपितु वस्तुनिष्ठ विश्व से था, जिसका तात्पर्य अवलोकनकर्ता की व्यक्तिनिष्ठता से परे अवधारणा होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपने कोई स्टडी करते हैं किसी चीज पे, तो उसमें क्या है कि अपनी जो सोच है उसका थोड़ा कहीं ना कहीं उसका अपने प्रभाव दिखता है उस पर। जैसे कि अपनी सोच होती है उसका प्रभाव उस पर दिखता है। तो इनका ऐसे मानना था कि व्यक्तिनिष्ठता से परे होना चाहिए। जैसे कि एक शहरी आदमी है, उसको अगर गाँव का अध्ययन करने के लिए या गांव के व्यक्तियों की लाइफस्टाइल है उस पर एक निबंध लिखने को कहा जाए, तो उसकी जो मानसिकता है, उसकी पहले से जो भी थिंकिंग है, उसमें कुछ ना कुछ फुट आएगा जरूर। तो इनका कहने का मतलब ये था कि अगर अपने मानव का अध्ययन करेंगे तो जो अवलोकन करता है उसकी व्यक्तिनिष्ठता है, उसकी सब्जेक्टिविटी है, वो आड़े नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर कुछ अध्ययन करें तो उसमें मेरी जो सब्जेक्टिविटी है, मेरी जो थिंकिंग है, वो उसमें नहीं आनी चाहिए। जो डायरेक्ट जो नॉलेज है वही आना चाहिए। तो व्यक्तिनिष्ठता से परे होना चाहिए। और वस्तुनिष्ठ विश्व बताया था इन्होंने कि जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का अगर आपने अध्ययन करें तो वो किसी एक की सोच से परे होना चाहिए, है ना, उसकी सोच का उसमें पुट नहीं आना चाहिए। तो इसी अवधारणा पर, इसी आधार पर उन्होंने सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी थी। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था आर्म चेयर ज्योग्राफर थे, तो ये क्या थे, थ्योरेटिकल ज्योग्राफर थे। थ्योरेटिकल ये सिद्धांतकार थे, थ्योरेटिकल ज्योग्राफर थे ये। तो नेक्स्ट अपने और भी बहुत सारे पढ़ेंगे जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफर थे। इनके ही आगे चलने वाले, नक्शे कदम पर चलने वाले अपने देखेंगे थिंकर्स आएंगे आगे। तो इनका क्या था, सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी थी इन्होंने। आगे अपने पढ़ेंगे थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, बुक भी आएगी, विलियम बुंगे है, उनकी बुक पढ़ेंगे अपने थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, वो भी सिद्धांतकार थे। तो इस प्रकार से इन्होंने सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखने वाले कौन थे, इमैनुअल कांट। नेक्स्ट है
सैद्धांतिक भूगोल थ्योरेटिकल ज्योग्राफी की नींव रखी और इन्होंने आनुवंशिक घटनाओं को वर्गीकृत करने के लिए 2 मार्ग बताए। अब सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था कि भूगोल में जो द्विभागीकरण की नींव किसने डाली थी, उन्होंने डाली थी बर्नार्ड वरेनियस ने। वो भी जर्मन थे, इनसे पहले हमने उनको देखा था। इन्होंने क्या किया कि लॉजिकल चीजों को लॉजिकली कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए, उस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। तो इन्होंने आनुवंशिक घटनाओं को वर्गीकृत करने के लिए, घटनाओं अपने वर्गीकरण के भी तरीके पढ़ेंगे, आनुवंशिक और प्राकृतिक, जननिक, उस आधार पर जो घटनाओं को वर्गीकृत करने का जो सबसे पहले काम किया था आनुवंशिक घटनाओं को, तो इन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने 2 मार्ग बताए थे। 2 मार्ग कौन कौन से थे कि नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अनुसार, और घटनाओं की स्थिति में समय के आधार पर। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर अपने को किसी चीज की स्टडी करनी है, प्रकृति, विषय, वस्तु, व्यक्ति की, तो उसका आधार तार्किक होना चाहिए। इनसे पहले जितने भी विद्वान आए थे, हमने वो पढ़ा था कि वो क्या थे, ईश्वर पर धारणा थी उनकी, और जो कुछ भी नहीं है तो उसको ईश्वर पे प्रयोजनवादी और धारणा से समझाने की कोशिश करी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो जितना भी जो ज्ञान है उसको तर्क के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर वो तार्किक है तभी वो ज्ञान है, अगर तर्क पर वो खरा नहीं उतर रहा है तो वो ज्ञान नहीं है, वो अनुभवजन्य नहीं है, और उसको सभी के लिए जनरलाइज नहीं किया जा सकता। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि तार्किक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का, नेचर के अनुसार तार्किक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का इन्होंने समर्थन किया था। और घटनाओं को वर्गीकृत करने की पहली विधि ये बताई थी। और उसमें क्या होता है, क्रमबद्ध उसका जो विश्लेषण है वो प्रस्तुत करने के इन्होंने मार्ग अपनाए, क्रमबद्ध विश्लेषण के लिए, क्रमबद्ध वर्गीकरण कि घटनाओं को क्रमबद्ध वर्णन किया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपने लिखने की कोशिश करें तो जैसे प्लांट का अध्ययन करना है तो एक प्लांट के लिए एक अलग से मेथड, एक ब्रांच होनी चाहिए। जंतुओं का अगर अध्ययन करना है तो उनका भी एक क्लासिफिकेशन का एक वे होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्रमबद्ध वर्गीकरण के लिए आधार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है घटनाओं की स्थिति व समय के आधार पर इतिहास और भूगोल 2 भागों में बांटा इन्होंने। घटनाओं की स्थिति व समय के आधार पर सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि घटनाओं को अगर अपने स्टडी करना है तो उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो इन्होंने 2 आधार लिए, समय और स्थान। तो अपने इसको देखेंगे। इन्होंने इतिहास और भूगोल को बांटा। किस प्रकार से बांटा नहीं, इन्होंने अंतर संबंधित ये बताया, पर इन्होंने बताया कि अगर हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहें या फिर इनको थोड़ा सा और आगे इनका वर्णन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास है वो कालानुक्रम विज्ञान है। कालानुक्रम का मतलब समय से संबंधित है। जिस प्रकार एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है, उस क्रम को, उस समय को अगर समय के हिसाब से अगर अपने घटित माने या उस घटना को समय के हिसाब से अगर वर्गीकृत करें या उसको डिफरेंशिएट करें समय के आधार पर तो वो इतिहास होगा। कालानुक्रम, काल के अनुसार करेंगे तो वो इतिहास होगा। अगर हम उसको उस घटना को स्थान के संदर्भ में लेंगे तो वो भूगोल होगा। तो घटित प्रादेशिक विज्ञान है वो भूगोल होगा स्थान के संदर्भ में, और अगर उसको समय के संदर्भ में लेंगे तो वो इतिहास होगा। यहीं पर जो एक बहुत हार्ट शोन है, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो भी स्टडी हुई, जो स्टडी हुई उसमें ये बताया गया कि अगर हम भूगोल को अगर बांटना चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो कांट से पहले का और एक कांट के बाद का। तो मतलब इतना ही इनका इम्पोर्टेंट योगदान है कि पूरा इनके आधार पर 2 भाग बांट दिए, कांट से पहले वाला और कांट के बाद वाला। इसी आधार पर जो बहुत इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर है हार्टशॉन की बुक है ऑन नेचर अराउंड द वर्ल्ड। हार्टशॉन ने 1939 में कहा ऐसे कि अगर इन क्वेश्चन पूछा जाए कि भूगोल पहले आया या फिर इतिहास पहले आया तो इसका जवाब है वो कांट के अनुसार क्या होना चाहिए। कांट के अनुसार ये होना चाहिए कि अगर हम ऐसे माने कि इतिहास पहले है तो उस इतिहास से संबंधित कोई ना कोई भूगोल अवश्य रहा होगा। अवश्य ऐसे रहा होगा कि इतिहास किसका होगा, व्यक्ति, वस्तु या प्रकृति का इतिहास होगा, तो उसके साथ साथ उसका कुछ रीजन होगा, पर्टिकुलर एक लोकेलिटी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ भूगोल अवश्य रहा होगा। तो इस प्रकार इसका जवाब ये हो सकता है कि भूगोल और जो इतिहास है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ये अंतर संबंधित है।
तो इतिहास और भूगोल परस्पर अंतर संबंधित है। इतिहास और भूगोल परस्पर अंतर संबंधित है। और हर्टशॉम ने ये कहा था कि जो भूगोल है वो कांटवत है, भूगोल है वो कांटवत है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, भूगोल कांटवत है, यानी कि कांट के अनुसार है, जो कांट ने बताया है उसी अनुसार से भूगोल है, भूगोल कांटवत है। ये स्टेटमेंट है हर्टशॉम का। नेक्स्ट अपने हेडनर की भी बात करेंगे। तो आगे इन्होंने बताया इतिहास और भूगोल के बारे में वर्णन करते हुए बताया कि इतिहास है वो वर्णनीय है, नैरेटिव है, जबकि भूगोल है वो विवरणीय या डिस्क्रिप्टिव है। नैरेटिव का मतलब होता है कथा के रूप में कोई चीज को बताना, कथा के रूप में बताना, कथावाचक जो होता है कथा के रूप में कहना। तो और विवरण का मतलब होता है इस प्रकार से बताना कि सामने वाले को ऐसे फील आए कि हाँ मैंने उस जगह जाकर उसको अनुभव किया है। जैसे किसी भी बात का या किसी भी विवरण को इतने रोचक तरीके से प्रस्तुत करना कि उसको ऐसे लगे कि हाँ मैंने उसको आंखों देखा है और कानों से सुना है। तो इसका क्या होता है कि आंखों देखा फील करा देना या अनुभव करना, इस प्रकार से अपने उसको बोल सकते हैं विवरणीय, अनुभव करने योग्य। तो इन्होंने इतिहास को बताया नैरेटिव और भूगोल को बताया डिस्क्रिप्टिव। तो आप वर्णनीय और विवरणीय अगर रखोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव याद रख सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो इतिहास है वो क्रोनोलॉजी है और जो भूगोल है वो कोरोलॉजी है। तो इसमें इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड तो दिए थे, मेकेमिएंडर और नेबेनिएंडर। तो ये जर्मन शब्द हैं, आपको अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो एज सच आपको इतना जरूरी नहीं है याद रखना, आप ये याद रख लेना क्रोनोलॉजी और कोरोलॉजी। कोरोलॉजी का हम पहले स्टेपों से पढ़ते आ रहे हैं और आगे फिर वरेनियस ने भी बताया था। तो इस प्रकार से कोरोलॉजी का मतलब होता है क्षेत्र वर्णनी, बेसिकली जो क्षेत्र का अध्ययन करता है। और क्रोनोलॉजी का मतलब है समय के अनुसार घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना। तो आपको ये थोड़ा ऐसी टर्मिनोलॉजी है ये ध्यान रख के चलने हैं कि इतिहास और भूगोल के आधार पर भी घटनाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण है वो प्रस्तुत करने की विधि कांट ने विकसित करी थी। और ये जो कुछ स्टेटमेंट है इनको डायरेक्ट याद रखना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है कि इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि भूगोल है। ये बता दिया ना अपन ने, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इतिहास और भूगोल का जो विवाद था कि इतिहास पहले या भूगोल पहले है, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि भूगोल है। अगर अपने ऐसे माने कि कोई चीज़ है उसका इतिहास है, तो इतिहास से संबंधित कोई व्यक्ति वस्तु कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसका कुछ लोकेलिटी होगी, वो किसी प्रदेश में रह रहा होगा और उसके कुछ रीति रिवाज होंगे, कुछ नियम होंगे, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, भूगोल में आ जाएंगे। तो समय और जो स्थान है वो परस्पर संबंधित है। अब समय और स्थान में अगर स्थान की बात करें, तो स्थान के लिए इन्होंने जो स्पेस शब्द यूज किया, स्पेस, उसके बारे में इन्होंने बताया कि स्पेस है वो कोई वस्तु या कोई स्थान नहीं है। स्पेस है वो, आप ऐसे मान लो कि एक रिक्त स्थान मान सकते हैं स्पेस को। तो स्पेस है वो एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर हम एक ढांचा बोल सकते हैं, एक फ्रेम बोल सकते हैं कि इसमें आप किसी भी चीज को फिट करोगे या रखोगे तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था इन्होंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि समय और जो स्थान है उसकी अगर व्याख्या करें तो ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर उस फ्रेम में अपने समय को लेंगे तो वो इतिहास होगा और अगर स्थान को लेंगे तो वो भूगोल होगा। तो ये बात कांट ने बताई थी, स्पेस के बारे में बताया था इन्होंने और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। नेक्स्ट है इतिहास कुछ भी नहीं बल्कि भूगोल है, इसका विवरण हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट है भूगोल अनुभविक विज्ञान है, इसे शुद्ध तर्कों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा अर्जित किया जाता है, अर्थात इंद्रियजन्य है। ये ऐसे मतलब होता है इसका कि अगर हम कोई चीज को कहते हैं ये ज्ञान है, तो ज्ञान है उसको तर्कों के द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, तभी वो ज्ञान हो सकता है। ज्ञान है वो तर्कों के माध्यम से उसको प्रूव किया जाना चाहिए और वो अनुभवजन्य होना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बोला कि भूगोल है वो अनुभविक विज्ञान है, विज्ञान है या ज्ञान है, तो इसे क्या करना चाहिए, तर्कों के द्वारा ये जानने योग्य जरूर होना चाहिए और ये शुद्ध तर्कों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा अर्जित किया जा सकता है, अर्थात इंद्रियजन्य है। भूगोल है उसको हम इंद्रियों से, जो अपनी इंद्रियां हैं उनको उनसे जान सकते हैं। नेक्स्ट है भूगोल भूतल पर पाए जाने वाली विभिन्नताओं की व्याख्या करता है तथा इसमें घटनाओं और क्रियाशील संबंधों को महत्व देता है। वही कोरोलॉजी वाली बात,
कोरोग्राफी, कोरोलॉजी जो शब्द आ रहा है बार बार, अब उसको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना कि कोरोग्राफी है वो क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान हमने बता दिया था। क्षेत्र वर्णनीय है तो क्षेत्र में जो भी चीजें आएंगी उनका वो अध्ययन करेगा, उनकी जो परस्पर क्षेत्र की और जो मनुष्य की जो अंतर क्रियाएं हैं उनका, उनके संबंध है उनका अध्ययन करेगा। तो इसमें घटनाओं और क्रियाशील संबंधों का, घटना का मतलब समय हो गया, और क्रियाशील समय इसमें स्थान भी हो जाएगा, मानव भी हो जाएगा, तो उनके मध्य का जो संबंध है उनका अध्ययन करेगा। तो आगे इसमें और आगे जो पार्ट बताएंगे उसमें और इसको अपने करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कोरोग्राफी शब्द। इन्होंने कोरोग्राफी शब्द दिया था। कोरोग्राफी शब्द पहले भी पढ़ चुके हैं अपने, और यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेट में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया था। तो इन्होंने कोरोग्राफी शब्द दिया था, कोरोग्राफी शब्द। फिर इसको हेटनर जो आएंगे आगे, हेटनर आएंगे 1927 में। हेटनर है, उन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस बोल दिया था, कोरोग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बोल दिया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कोरोलॉजिकल साइंस आ जाए ना शब्द तब तो आपको हेटनर करना है, कोरोलॉजिकल साइंस। तो अगर कोरोग्राफी आ जाए और स्ट्रैबो नहीं दिया हो तो फिर कांट करेंगे, कोरोलॉजिकल साइंस। ये आगे शब्द यही यूज होते रहेंगे, हेटनर, हार्टशोन, कार्ल सावर भी आएगा। तो ये अपने अपने समय के हिसाब से इसी को आगे अपने हिसाब से ये इसकी व्याख्या करते रहेंगे। तो कोरोग्राफी शब्द दिया था, क्षेत्र वर्णनीय शब्द दिया था, और इसको हेटनर ने फिर आगे इसको कोरोलॉजिकल साइंस कहा था, ऐसा मानना है। कोरोग्राफी शब्द और कोरोलॉजी साइंस हमने यहाँ देख लिया। तो कोरोलॉजी और कोरोग्राफी में कंफ्यूज मत होना, अगर हेटनर ऑप्शन में हो और कोरोलॉजी साइंस हो तो आप हेटनर को करके आओगे, क्योंकि यूजीसी नेट है वो हेटनर को मानता है। नेक्स्ट है, इन्होंने बताया कि भूगोल है वो वैज्ञानिक ना होकर डिस्क्रिप्टिव और टेक्सोनोमिक है, टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन योग्य, वर्गीकरण योग्य। इसका मतलब वर्गीकरण योग्य, टेक्सोनोमी का मतलब है वर्गीकरण योग्य, और ये विवरणीय और वर्गीकरण योग्य है, विवरणीय। ये हमने पढ़ लिया था। विवरणीय का मतलब क्या होता है? विवरणीय का मतलब होता है कि उसको हमने आंखों देखा है, इस प्रकार से किसी घटना का वर्णन प्रस्तुत करना। तो वो भूगोल है वो वैज्ञानिक न होकर विवरणीय है और वर्गीकरण योग्य है। कि अगर भूगोल एक ऐसा विज्ञान है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तर्कों द्वारा जान सकते हैं। और यहाँ इन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिक की अपेक्षा ये ज्यादा है, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं और इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली उस स्थान के बारे में हम वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। सामान्य वैज्ञानिक नियम न होकर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, उसका विवरण किया जा सकता है, आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ। नेक्स्ट है, कांट पहला विद्वान था जिसने अपवादवाद की नियम डाली थी। अपवादवाद का मतलब होता है कि किसी चीज को अपवाद मानकर उसको छोड़ देना कि हाँ ये अपवाद हो गया। तो इन्होंने ही सबसे पहले अपवादवाद की नींव डाली और फिर अपवादवाद को आगे बढ़ाया। हार्ड अपने पढ़ेंगे उनको। अपवादवाद की नींव डाली और कुर्ट शेफर ने जो है अपवादवाद को और हवा दी। तो इसको भी अपने आगे जाके पढ़ेंगे, पर हमें यहाँ ये याद रखना है कि नींव इन्होंने डाली थी कांट ने। और इतिहास और भूगोल दोनों को ही अपवादी बताया। और नेक्स्ट अपने देखेंगे कि कांट की एक रचना थी या निबंध था कांट का एक 1757 में जो आया था। 1757 में कांट का एक एनकोडिंग 1757 के एक जो निबंध था उसमें इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन व वर्णन कितने तरीकों से किया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने बताया। पृथ्वी का अध्ययन का मतलब पृथ्वी के आकार, आकृति, इनका अध्ययन, और क्या नियम है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए, क्या नियम होने चाहिए, और ईश्वर के बारे में उनकी क्या अवधारणाएं हैं। इस प्रकार से इन्होंने उसको वर्गीकृत करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, वर्णन करने के लिए 5 तरीके बताए बेसिकली। तो उन 5 तरीकों में से क्या हो गया, प्रथम है पृथ्वी का गणितीय अध्ययन करना। पृथ्वी का गणितीय अध्ययन में क्या क्या शामिल हो जाएगा, पृथ्वी की आकृति क्या है, पृथ्वी के आकार, परिधि, उसमें जो महासागर, महाद्वीप है उनका गणितीय अध्ययन करना, उनके आकृति, आकार, विस्तार के बारे में बताना। और नेक्स्ट है नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल का मतलब होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या आ जाएगा, मानव के जो सांस्कृतिक सामाजिक जो संबंध है, रीति रिवाज है, नियम है, तौर तरीके हैं, उनका अध्ययन करना। तो नैतिक भूगोल का मतलब है नीति पर की मोरल ज्योग्राफी। मोरल ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा कि इसका एक
उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया है कि जैसे कोई पुत्र है वो पिता को मारे तो वो एक घृणित कृत्य माना जाता है, कार्य माना जाता है, घृणा का कार्य माना जाता है। पर अगर लैपलैंड में कोई पिता शिकार करता हुआ घायल हो जाता है और उसको अगर पुत्र मारता है तो वो घृणा का कार्य नहीं माना जाता। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि जो भौतिक जो स्थितियां हैं उनके हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो नीति है, नीति भूगोल है, वो भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने नैतिक भूगोल एक इसका पार्ट बताया। नेक्स्ट बताया राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है कि एक राज्य है, उसमें जो लोग हैं, अगर राजनीतिक सीमाएं बदलती हैं तो उनमें रहने वाले लोग हैं उनका तौर तरीका बदल जाता है, और सीमाओं के आधार पर, राजनीतिक संबंधों के आधार पर मानव है उसके व्यवहार के तौर तरीकों में भी बदलाव आ जाता है। तो ये बताया राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट बताया व्यापारिक भूगोल। व्यापारिक भूगोल में ये बताया कि कोई जो देश है और उसमें किसी चीज का, जैसे कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है वो ज्यादा है, जैसे अपनी गेहूं ज्यादा होती है तो अपने जो दूसरा जो देश है जहाँ कमी है उसको निर्यात करेंगे। तो इन्होंने व्यापारिक भूगोल में कमोडिटी जिन्स के आदान प्रदान के बारे में बताया और व्यापार पे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया। नेक्स्ट है ईश्वर परक भूगोल। ईश्वर परक भूगोल या इसको ईश्वरीय मीमांसा भी कह सकते हैं, एपिस्टोमोलॉजी भी कह सकते हैं, ईश्वरीय मीमांसा। तो इसमें इन्होंने ईश्वर को भी थोड़ा योगदान दिया और इसमें अपने आगे ये देखेंगे कि ईश्वरीय भूगोल है, इसको लेकर रिटर ने भी इनका समर्थन किया है और रिटर इसी पर चला है। रिटर भी आर्मचेयर ज्योग्राफर था, थ्योरेटिकल ज्योग्राफर था और ईश्वरवादी था। तो इस प्रकार से हम आगे इसको भी पढ़ेंगे। और हमबोल्ट ने भी इनकी बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया है, भौतिक भूगोल में जो रुचि है वो, और जो व्यक्तिनिष्ठता से प्रभावित नहीं होना, और सैद्धांतिक भूगोल को विलियम बुंगे ने ग्रहण किया है। और यहाँ कोरोलॉजी और कोरोग्राफी के बारे में हमबोल्ट का भी ये मानना था, कोरोग्राफी वाला। और आगे हार्टनर, हेडस्टोन, ये सारे आएंगे, ये भी इसी जो इनका जो कार्य है उसी को आगे व्याख्या करते हुए इनके हिसाब से चलते हुए अपने को लगेगा। ऐसे कि हाँ, हम कांट को यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, आगे इनका वर्णन आगे तक चलता जाएगा। तो कांट को हमने पढ़ा, इससे पहले हमने वरेनिस को पढ़ लिया, तो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको इजीली अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जो जो आपको कुछ अलग लगा वो, और अपने ऑर्गेनाइज वे से अपने नोट्स को रख सकते हो। नेक्स्ट अपने इसमें और पढ़ेंगे आगे जो पुनर्जागरण काल है, उसमें ही अपने जो थोड़े कुछ और इम्पोर्टेंट जो है ज्योग्राफर्स हैं उनको पढ़ेंगे। इमैनुअल कांट के बाद अपने देखेंगे नेक्स्ट जो पुनर्जागरण काल के जितने भी और जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं उनको पढ़ेंगे। तो बेसिकली इनका इतना ज़्यादा कुछ योगदान है नहीं, हमें सिर्फ नाम याद रखना है। और अगर एग्जाम में आ जाए कि ये कौन से काल के, तो हमें पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण काल वाले हैं। और एक इनका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फ्रेंच थे या जर्मन थे, तो ये भी हमें पढ़ना है। इतना तो हमें पता है कि पुनर्जागरण काल में जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर हैं वो सारे लगभग जर्मनी से हैं। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इनकी बुक मैच द कॉलम में आ सकती है और इनका टाइम भी आ सकता है कि जैसे 3 तो अपने को पता है, अगर एक इनमें से आ जाए तो एटलीस्ट हमें नाम तो पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उनका योगदान कौन से फील्ड में है। तो देख लेते हैं हम इनका, थोड़ा सा नाम देख लेते हैं और आप थोड़ी सी पहचान बना लो कि हाँ ये पुनर्जागरण काल वाले हैं। बस इतना ही अपना यहाँ पर उद्देश्य है। तो इमैनुअल कांट के बाद अपने देखेंगे रीनहाल्ड फॉस्टर व जॉर्ज फॉस्टर को। ये 17वीं सदी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है और जर्मन भूगोलवेत्ता है और ये नीतिवादी विचारक थे और इन्होंने मानव वातावरण के मध्य घनिष्ठ संबंधों की पहचान करी और मानव और प्रकृति के जो वातावरणीय जो संबंध है उसमें प्रकृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसलिए इनको नीतिवादी विचारक कहा गया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं रीनहाल्ड फॉस्टर व जॉर्ज फॉस्टर है वो क्या है कि नीतिवादी विचारक है और मानव वातावरण के मध्य घनिष्ठ संबंधों की पहचान करी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नीतिवादी का कंसेप्ट आते ही आपको ये बात ध्यान में आ जाएगी। नेक्स्ट है फिलिप बुआचे हैं, वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है और इनकी ये जर्मन थे, ये फ्रांसीसी थे, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ये फ्रांसीसी थे फिलिप बुआचे। तो और इनका थोड़ा सा टाइम ध्यान में रख के चल लेना, ये 15वीं से 18वीं शताब्दी का जितना भी जो टाइम पीरियड है उसमें जितने भी आएंगे वो सारे इसमें पुनर्जागरण काल में आएंगे, 15वीं से 18वीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये बात को, पुनर्जागरण काल 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वो है पुनर्जागरण काल। तो
ये बात हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ ली थी, एक बार यहाँ थोड़ा सा लिख दूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो हमने देख लिया फिलिप बुआचे को। फिलिप बुआचे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और इनका जो काम था वो शुद्ध भूगोल पर था, राइन ज्योग्राफी था। राइन ज्योग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी तल के क्षेत्रों का वर्णन राजनीतिक सीमाओं के बजाय प्राकृतिक आधार पर होना चाहिए। भूगोल को बेसिकली इन्होंने इंपॉर्टेंस दी, क्षेत्र को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि प्राकृतिक जो सीमाएं हैं, नदियां, पहाड़ और झीलों से कृत जो सीमाएं हैं, उस आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए, न कि एक राजनीतिक सीमा बना दी अक्षांश के सारे, देशांतर के सारे। तो वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक प्राकृतिक जो भी स्थलाकृतियां हैं उनके हिसाब से इनका वर्गीकरण होना चाहिए, ये बताया फिलिप बुआचे ने। और इन्होंने राइन ज्योग्राफी, शुद्ध भूगोल का, और इन्होंने नींव डाली, जो कार्य किए थे इन्होंने, कि शुद्ध भूगोल का अर्थ है कि केवल प्राकृतिक आधार पर चीजों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, राइन ज्योग्राफी का मतलब होता है शुद्ध भूगोल, केवल प्रकृति के आधार पर। और नेक्स्ट है बुश्चिग। बुश्चिग का जो टाइम है वो 1724 से 1793 है। जर्मन भूगोलवेत्ता थे ये, और इनका काम है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चलिए ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड। ये भी जर्मन है। ये अभी तक तो ये एक ही फ्रेंच है और बाकी सारे जर्मन है। नेक्स्ट है, इनका काम था राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा का विकास किया। इसी आधार पर, राजनीतिक सांख्यिकी के आधार पर इन्होंने पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रों को बांटकर वर्णन प्रस्तुत किया। हमने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा कि जो प्राकृतिक विश्व है उसको कितने भागों में बांटा, ये और डाटा हमने नहीं पढ़ा। केवल हमने ये याद रखना है कि इनका योगदान किस क्षेत्र में है, बस इतना ही काम है अपना। थोड़ा सा इनका नाम ध्यान में रखना है। वो बुश्चिग है, वो जर्मन भूगोलवेत्ता है, और ये इनका टाइम है। टाइम तो बेसिक यही है, 15 से 18वीं शताब्दी के मध्य का। नेक्स्ट है जेसी गुटेरर। जेसी गुटेरर का जो टाइम है वो है 1727 से 1799, और जेसी गुटेरर है वो है जर्मन हिस्टोरियन। जर्मन हिस्टोरियन हिस्ट्री से संबंधित थे ये, और इनकी बुक है वो है यूनिवर्सल हिस्ट्री। तो कभी आ सकता है मैं कॉलम में यूनिवर्सल हिस्ट्री, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आप चाहो तो बुक की एक लिस्ट भी बना सकते हो अलग से, ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा, क्योंकि अपने को इनको लास्ट तक लेके चलना है। और सब चीज़ों में अपने डिफीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ अगर अपने को ये बुक्स का नाम याद रहेगा तो हम मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। तो इनकी बुक थी यूनिवर्सल हिस्ट्री, और यूनिवर्सल हिस्ट्री का ये अग्रणी विद्वान था। इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। तो जेसी गुटेरर को आप ध्यान में रख लेना। हर्बर्टसन के 15 प्राकृतिक प्रदेश अपने को याद है, तो उनसे भी पहले जेसी गुटेरर थे, इन्होंने बांट दिया था। तो काम आगे जाकर जो फेमस होंगे वो किसी न किसी की कॉपी करके या किसी की चीजों को फॉलो करके फिर ही आगे चलेंगे। तो हर्बर्टसन थे, और भी आगे अपने पढ़ेंगे। तो इन्होंने बेसिकली एक परंपरा शुरू करी कि हाँ, हमने पुनर्जागरण काल से पहले, खोजों के काल में हमने विश्व को खोज लिया, जितने भी अज्ञात प्रदेश थे उनको खोज लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि उनका किसी न किसी आधार पर उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, अगर किसी प्रदेश की पहचान बतानी है तो किस आधार पर बता सकते हैं, प्रकृति के आधार पर, राजनीति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो इन्होंने प्रदेशों को बांटना शुरू किया। तो अभी तक ये प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में बांटते चल रहे हैं। इधर इन्होंने राजनीतिक सांख्यिकी के आधार लिया बुश्चिग ने। तो इस प्रकार से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि नहीं, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए, केवल प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है कि अपने अपने हिसाब से और विश्व को किस प्रकार से अध्ययन किया जाए उसकी मेथड प्रस्तुत कर रहे हैं, और किस प्रकार से बांटना है वो बता रहे हैं। तो जेसी गुटेरर ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा। नेक्स्ट है होमेर। होमेर थे, ये भी 18वीं सदी के थे, 18वीं सदी के भूगोलवेत्ता थे, अग्रणी भूगोलवेत्ता थे 18वीं सदी के। और इन्होंने यूरोप का शुद्ध भूगोल लिखा। यूरोप का शुद्ध भूगोल लिखा इन्होंने। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अब होमेर जो थे वो यूरोप की शुद्ध भूगोल लिखने वाले, राइन ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ये इनका वर्क था। और विश्व के प्रदेशों का भी इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको ध्यान में रख लीजिए ना। बस होमेर का नाम आया तो इन्होंने यूरोप के प्राकृतिक प्रदेशों पर काम किया था, ऐसा थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपने को। नेक्स्ट है जूने। जूने ने नदी बेसिनों के आधार पर विश्व को बांटा, अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया। तो जूने ने नदी बेसिनों के आधार पर बांटा। तो ये भी 18वीं सदी का महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता था।
तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना। बेसिकली इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विश्व को बांटने का कार्य किया। तो अपने देख लेंगे इसको। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में हमने पुनर्जागरण काल के जितने भी इम्पोर्टेंट कवि जो थे, अपने चिंतक थे और जो ज्योग्राफर्स थे, उनको पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने मॉडर्न पीरियड पे चलेंगे और अपने हम्बोल्ट, रिटर, जितने भी आधुनिक भूगोलवेता हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक एक बार कंप्लीट कर लीजिए, अपने जो नोट्स हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लीजिए और खोजों का काल और ये पुनर्जागरण काल अपना कंप्लीट हो गया है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।